नमस्कार साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई। मैं नंदिनी सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में, जहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय गणतंत्र दिवस का इतिहास, 26 जनवरी और हमारे संविधान के बारे में। क्यों है 26 जनवरी खास और साथ में ही हमारा जो संविधान है उसके पीछे का इतिहास क्या है, इसको लेकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। चलिए आइए देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को जो भारत है आजाद हो गया अंग्रेजों से, तो उसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओके। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारे जो देश का संविधान लागू हुआ था, है ना। तो इसकी खुशी में हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। संविधान के बारे में बात कर लेते हैं कि संविधान की जरूरत क्यों है। संविधान को कहा जाता है कि ये नियमों का संग्रह है। संविधान लिखित दस्तावेज है और एक व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंधों को डिसाइड करता है, स्पष्ट करता है। साथ ही राज्य अपनी शक्तियों का गलत उपयोग न कर सके और साथ में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग न कर सके। इस दस्तावेज के माध्यम से इन दोनों के संबंधों को बैलेंस किया जाता है। यानी एक देश की दिशा को निर्धारित करने का काम संविधान करता है। संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य है, हमारे सामने कुछ प्रश्न आते हैं। वो प्रश्न कौन से होते हैं? राज्य की संरचना कैसी होनी चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार काम कैसे करेगी, शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, व्यक्ति के अधिकार क्या होने चाहिए। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर देता है सुव्यवस्थित तरीके से संविधान। इसीलिए संविधान की जरूरत है। भारतीय संविधान के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, भारतीय संविधान की जो सबसे अच्छी बात है, हमने दुनिया के बहुत सारे संविधान पढ़े, बहुत सारे देशों के संविधान के बारे में जाने, जिसमें हमने बहुत ज्यादा हमें ये समझ में आया कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर संविधान को दोबारा बनाया गया, पूरा का पूरा संविधान, या दोबारा से जनमत संग्रह कराया गया संविधान को लागू कराने के लिए, या बीच बीच में कुछ ना कुछ बहुत सारी संविधान के अंदर जो लिखी हुई चीजें हैं उनको परिवर्तित कर दिया गया, है ना। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब भारत का संविधान बना तो जनता ने इसका हृदय से, आत्मा से, दिल से इसका स्वागत किया और अपना लिया। उसके पीछे का कारण क्या था? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि संविधान को जो लोग बना रहे थे वो सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, लोगों से जुड़े हुए थे, लोगों के लिए काम कर रहे थे और लोगों को उनके ऊपर भरोसा था, है ना। तो उन महापुरुषों का जो प्रयत्न था लोगों को दिख रहा था। तो इसीलिए जब संविधान तैयार हुआ तो उसके सारे प्रारूपों को, संविधान की हर एक बात को जनता के द्वारा अक्षरशः आत्मा से, मन से स्वीकार कर लिया गया था। भारतीय संविधान के गठन से पहले की कुछ स्थितियां हैं, उसको समझ लेते हैं। देखो, जब प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है, प्लासी का जब युद्ध होता है उसके बाद से ही हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार है वो एक राजनीतिक रूप से और सैन्य रूप से भारत पे अपना शासन स्थापित करने की कोशिश करने लगी थी और इस स्थापित कर भी रही थी, ठीक है ना। इसके बाद जो सबसे बड़ी घटना हमें दिखती है, 1857 की स्वतंत्रता क्रांति दिखती है, हालांकि उसमें हम असफल रहे स्वतंत्रता पाने में, लेकिन इतिहास में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अब जब हम संविधान के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले 1919 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है ना। यानी भारत पर किस तरीके से शासन किया गया जाएगा उसका एक नियम बनाया गया था, एक कानून बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। हालांकि सारे नियम कानून उनके हितों में ही थे। इसमें सबसे पहले संसद के बारे में बात की गई, संसद के दो सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात की गई और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था के बारे में बात की गई थी। इसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है, जिसमें संघीय व्यवस्था और संघीय न्यायालय के प्रावधान जोड़े जाते हैं। ये भी भारत शासन अधिनियम भी एक तरीके से ब्रिटिश हितों के लिए ही बनाई गई थी। कांग्रेस के द्वारा इन दोनों जो अधिनियम है इनको अस्वीकार कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद 1928 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट मतलब
ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनके पिता थे मोतीलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और उस समिति का काम था कि संविधान की कैसी रूपरेखा होना चाहिए उसको तैयार करना। तो इन्होंने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसी रिपोर्ट को उनके नाम पर नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि भारत उस समय अखंड भारत था। अखंड भारत का मतलब जो जो पश्चिमी पाकिस्तान है, मतलब आज का पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान मतलब कि आज का बांग्लादेश, ये सारा भारत के एरिया में था। तो पूरे अखंड भारत के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। तो किस नेता के दिमाग में ये बात आई कि भाई संविधान बनाने के लिए सबसे पहले एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, जो संविधान के सभी प्रारूपों को समझेगी, उस पर डिस्कस करेगी, संशोधन करेगी, फिर तैयार करेगी। तो ये सबसे पहले जिन्होंने कहा वो नेता थे, साम्यवादी नेता थे एम.एन. रॉय, ठीक है ना। और इन्होंने ये बात कब कही थी? इन्होंने ये बात 1934 में कही थी। अब इसके बाद जो 1935 में भारत शासन अधिनियम था, ये एक विस्तृत दस्तावेज के रूप में एक संविधान के प्रारूप के रूप में पेश किया गया था, जिसमें जिसमें देखा जाए तो 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। ओके, लेकिन इस अधिनियम को भी खारिज कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा। 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का और फैजपुर अधिवेशन हुआ, और इन दोनों में ही प्रस्ताव पारित करके या रिजोल्यूशन पारित करके इसको क्या किया गया? खारिज कर दिया गया। अब इसके बाद फिर से कांग्रेस कहती है 14 सितंबर 1939 को फिर से कांग्रेस कहती है कि भाई भारत का संविधान बनाना है तो संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा, इसके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ करे, है ना। तो अब कांग्रेस की इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? वायस राय लिन लिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। किसके द्वारा? लिन लिथगो के द्वारा। अब देखो ये जो टाइम पीरियड है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला टाइम पीरियड है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें पता है कि जो ब्रिटेन था उसकी स्थिति खराब होने लगी थी। ब्रिटेन ने मदद मांगी थी किससे? भारत से, कि उसकी सेना हमारी तरफ से लड़े और इसके बदले में जो भारत चाहेगा वो हम करेंगे। लेकिन जब लेनिथगो ने ये प्रस्ताव रखा तो उसमें ये घोषणा करी कि भारत को स्वतंत्र संप्रभु देश नहीं बनाएंगे, उसको हम एक डोमिनियन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डोमिनियन बनाएंगे। तो जैसे ही कांग्रेस ने ये बात सुनी कि डोमिनियन, और मुस्लिम लीग ने भी सुनी, तो इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया, यानी नामंजूर कर दिया गया कि हमें इस तरीके का संविधान नहीं चाहिए। इसके बाद क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन क्या है? 1942 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक पूरा का पूरा संविधान का पूरा प्रारूप तैयार करवाया और उसको 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स के हाथों भारत भेज दिया। ठीक है, और मतलब भारत में संविधान तैयार नहीं हुआ, भारत के लोगों का इसमें कोई रोल नहीं था। ब्रिटेन में संविधान तैयार होता है और उसको भारत भेज दिया जाता है ना, जिसमें कुछ बातें कही गई कि सहयोग करने के बदले, मतलब युद्ध में अगर भारत सहयोग करेगा तो इसके बदले में युद्ध समाप्त जब हो जाएगा तो चुनाव कराए जाएंगे और डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, संविधान का निर्माण कराया जाएगा। इस बात को भी अस्वीकृत कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा। अब इसके बाद वेवल योजना आती है। ठीक है, अब वो खारिज हो गया, तो अब वेवल योजना आई। वेवल योजना क्या है? 1945 में यहाँ के इस टाइम पीरियड में वायस राय थे लॉर्ड वेवल। अब वो एक योजना लेकर आते हैं। अब इस योजना को भी, ये योजना भी कांग्रेस के समझ में नहीं आती है, इसको भी खारिज कर दिया जाता है ना। तो इसमें भी क्या कहा गया कि मुस्लिम लीग भारत का विभाजन चाहता था, अपनी बात पर अड़ा था कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांटा जाना चाहिए, जिसकी अपनी अपनी संविधान सभा होगी। तो मुस्लिम लीग अड़ गया कि भाई अब जब 2 देश बनेंगे तो संविधान तो अलग अलग बनना चाहिए, तो हम एक संविधान सभा में कैसे काम कर सकते हैं। तो ये जो वेवल योजना थी ये यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद कैबिनेट मिशन आया। अब क्या होता है कि जो 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, है ना,
उन्होंने 3 सदस्यीय एक टीम बनाई और उसको भारत भेजा। और इस टीम का क्या था? इस टीम का काम था कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जो सत्ता है उसका हस्तांतरण कर दिया जाए भारत को। उसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे, क्या काम किए जाएंगे, किस तरीके से संभावनाएं तलाशी जाएंगी, इन सब विषयों के बारे में बात करना था। तो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा कैबिनेट मिशन, ठीक है। और बहुत मुश्किलों के बाद में मुस्लिम लीग को मना लिया एक ही संविधान सभा बनाने के लिए और एक ही देश में रहने के लिए मना लिया गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब संविधान सभा के लिए वोट होता है ना। संविधान सभा में सदस्य चाहिए और संविधान सभा में सदस्य कैसे आएंगे, यानी उसके लिए वोटिंग कराई जाएगी। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 93 जो सीटें थी वो देसी रियासतों के पास थी। देसी रियासतों का मतलब कि जो राजाओं, नवाबों या निजामों के पास थी। 93 जो सीटें थी, ओके। 296 सीटें जो है ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों के लिए आवंटित की गई थी, है ना। इसके बाद जब 1946 के जुलाई अगस्त में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न होता है, यानी 1946 का जुलाई अगस्त के महीने में संविधान सभा का जो चुनाव होता है वो हो जाता है, ओके। अब क्या है, 296 सीटों में से जो ब्रिटिश क्षेत्र की 296 सीटें थी उसमें 208 सीटें किसको मिलती हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलती हैं। और 73 सीटें किसको मिलती हैं? मुस्लिम लीग को मिलती हैं। और बची हुई जो सीटें थी वो निर्दलीय उम्मीदवारों को मिलती हैं। और देसी रियासतों के पास जो सीटें थी वो 93 सीटें थी। लेकिन जो देसी रियासतें थी इस संविधान सभा का विरोध कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनको ये था कि उन्हें स्वतंत्र रहना है ना। तो इसीलिए इन देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा में शामिल ही नहीं हुए, यानी इनके सदस्य आए ही नहीं। अब गुलाम भारत के संविधान सभा की पहली कार्यवाही, संविधान सभा बन गई, ठीक है। अब कैसे बन गई देखो। देसी रियासतों ने तो संविधान सभा का पहले ही बहिष्कार कर रखा था, हमने ये बात पढ़ ली पहले ही। अब मुस्लिम लीग की 73 सीटें मिलने के बावजूद भी उसने इसका बहिष्कार कर दिया। क्यों बहिष्कार कर दिया? क्योंकि उनको था कि वो एक दूसरा देश बन जाएंगे, है ना। इसलिए उन्होंने इस संविधान सभा का क्या किया? बहिष्कार कर दिया। इसके बाद भी 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हो जाती है। यानी पहली बैठक जो संविधान सभा की हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें जो सदस्य थे वो कितने थे? 211 ही सदस्य थे। इतने ही सदस्यों को लेकर संविधान सभा की बैठक कर दी जाती है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यही भारत की स्वतंत्र होने के बाद में जो पहले राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बनते हैं। अब संविधान निर्माण और पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। देखो संविधान का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य प्रस्ताव लेकर 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा था। इसके बाद माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ये घोषणा कर दी कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा, यानी भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को। अब इस घोषणा के बाद क्या होता है? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर जो जितनी भी रियासतें थीं, यानी हमने 93 रियासतों के बारे में पढ़ा था ना जो बिल्कुल अलग हो गई थी, उनमें से सिर्फ इन 3 रियासतों को छोड़कर बाकी सारी भारत में शामिल हो जाती हैं, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर। अब आजाद भारत का संविधान सभा 15 अगस्त 1947 घोषणा कर दी गई 3 जून को। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और संविधान सभा एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करने लगी, स्वतंत्र निकाय बन गई, ठीक है। अब जब संविधान सभा काम कर रही थी तो उस समय 2 समस्याएं थी। एक तो बृहद संविधान निर्माण करना था, उसमें बहुत टाइम जाता है ना, उसमें काफी लंबा टाइम जाएगा। एक था कि उस समय भारत तुरंत आजाद हुआ था, फिर ऊपर से दंगे हो रहे थे,
काफी काफी ज्यादा काम था उस समय जो सरकार थी उसके पास में। तो उन्होंने एक सामान्य नियम बनाने के लिए काम करना स्टार्ट किया और एक काम किया भारत का संपूर्ण भारत का संविधान बनाने का काम। ये दोनों काम एक साथ चल रहे थे। ठीक है। अब देखा जाता है कि 299 भारत का जो संविधान सभा थी उसमें 299 सीटें ही रह गई थी, जिसमें 70 देसी रियासतों के लिए और बाकी ब्रिटिश प्रांत के लिए थी। ओके। अब देखो संविधान निर्माण जब हो रहा है तो जो संविधान निर्माण की जो सभा थी, है ना, तो उसमें कई सारी समितियां बनाई गई थी जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम कर रही थी। उसमें अलग अलग सदस्य थे और साथ में ही उनके अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो कुल मिला के बड़ी से लेके छोटी कुल मिला के 22 समितियां बनाई गई थी। ठीक है। और इन 22 समितियों के अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए थे जो उस समिति के काम को देख रहे थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए वो थी प्रारूप समिति। कौन सी समिति थी? प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, है ना। इसके बारे में जान लेते हैं। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके। इसमें कुल 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 6 सदस्यों में कौन थे? N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, M. माधव राव, ओके, और T.T. कृष्णामाचारी। ये और 6 सदस्य थे। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम था कि भाई संविधान की प्रारूप बनाएंगे ये, उसके बाद वो पेश किया जाएगा, फिर उस पर बहस होगी, फिर संशोधन होगा और फिर उसको अंतिम रूप देकर उसको संविधान में शामिल कर लिया जाएगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम सबसे ज्यादा था, सबसे बड़ा काम था और इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। अब संविधान का प्रभाव में आना। संविधान कैसे प्रभाव में आया? संविधान सभा बन गई, सभी समितियां बन गई, सभी प्रारूपों पे काम होने लगा। तो सबसे पहले जो संविधान का प्रारूप आया सामने वो आया था फरवरी 1948 में। पहला प्रारूप आया और इसके लिए बोला गया कि 8 महीने का टाइम दिया गया कि भाई जो भी संशोधन है उसको कर लो, फिर से इसमें सुधार करके फिर से इसको बनाया जाएगा। अब इसमें सुधार करने लगे। फिर 15 नवंबर 1948 से इस पर खंडवार विचार और उस पर संविधान सभा में बहस स्टार्ट हो गई थी। खंडवार विचार का मतलब क्या है? यानी संविधान में जितने भी पार्ट थे, जितने भी भाग थे, उसके एक एक भाग पर बहस हुई, पेश किया गया, संशोधन किया गया, चुनाव कराए गए, पारित किया गया, उसके बाद जो है उसे संविधान में शामिल किया गया। ठीक है ना। कहा जाता है कि सिर्फ सार्वभौमिक मताधिकार को छोड़कर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था जो बिना बहस के पास हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित घोषित कर दिया गया। यानी संविधान पूर्ण रूप से पारित हो गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी तैयार हो गया था। ओके। अब ये किसके द्वारा कहा गया? तो डॉक्टर अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ठीक है, ये प्रस्ताव पेश करके 26 नवंबर 1949 को इसे पारित घोषित कर दिया गया। तो इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं अपने देश का। ओके। संविधान का प्रभाव में आना। अब कैसे प्रभाव में आया इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो जब स्टार्टिंग में जब संविधान आया था तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और एक प्रस्तावना थी। ठीक है। अब हाँ, जिस समय संविधान को पारित किया गया या लागू किया गया उस पर हस्ताक्षर करने वाले, या जब पारित किया जा रहा था संविधान तो उस पर हस्ताक्षर कितने लोगों के करे गए? तो 284 सदस्य मौजूद थे और उनके ही हस्ताक्षर हो पाए। कहा जाता है कि कुछ लोगों की डेथ हो गई थी उसके पहले। 26 नवंबर 1949 को संविधान के सिर्फ कुछ ही प्रावधानों को लागू कराया गया। नागरिकता और चुनाव, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी, यानी नागरिकता और चुनाव, ये जो प्रावधान थे इनको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। बाकी जितने भी चीजें थी उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 2 महीने का टाइम दिया गया, रुका गया, उसके पीछे की भी स्टोरी है, उसके बारे में भी बात करेंगे।
और जब ये 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, इसीलिए इस दिन हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं या रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका के लिए उनको भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो 24 जनवरी 1950 को हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद ये संविधान सभा काम करती है, तब तक काम करती है जब तक कि चुनाव न हो जाए, सरकार न बन जाए, तब तक इसने काम किया। 1951-52 में जब आम चुनाव हो गए तब तक इन्होंने काम किया है। इसके बाद संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू होने का कारण क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कांग्रेस की जो असेंबली थी, कांग्रेस की सभा बुलाई गई थी। ठीक है, 1929 में, जहां पर कांग्रेस ने डिमांड करी पूर्ण स्वराज की। अभी तक पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की जा रही थी अंग्रेजों से, लेकिन 1929 को डिमांड कर दी गई पूर्ण स्वराज की, और ये ऐलान किया गया कि 26 जनवरी 1930 को ही हम अपना क्या मनाएंगे, अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो अब 26 जब तक भारत आजाद नहीं हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले 1930 से हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो बस इस जो तारीख की इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था और 2 महीने का इंतजार किया गया था। ओके, 26 जनवरी 1950 की सुबह 10:18 पर गणतंत्र राष्ट्र बन गया भारत, और उसके 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में अपनी शपथ लेते हैं, और 1950 को पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड होती है और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को पहले अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। अब इसके कुछ तथ्य हैं, कितना टाइम लगा संविधान बनने में, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का लगभग टाइम लगा था। कुल 11 बैठकें हुई थी। 60 देशों के संविधानों को पढ़ा गया था, खंगाला गया था। और आप देखेंगे जब आप संविधान पढ़ते हैं तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कि कुछ अफ्रीका से लिया गया, कुछ अमेरिका से लिया गया, कुछ ब्रिटेन से लिया गया, फ्रांस से लिया गया, है ना। तो वो सारी जो चीजें हैं वो कहाँ से आई, तो जो 60 देशों के संविधान को खंगाला गया था वो वहीं से आई हैं। 64 लाख रुपए खर्च हुए। 22 जुलाई, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कब अपनाया गया हमारे राष्ट्रीय ध्वज को, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को अपना लिया गया था। और साथ में आपको बता दें कि जो मूल संविधान है उस पर हेड राइटिंग किसकी है, तो मूल संविधान पर इटैलिक शैली में लिखी गई जो राइटिंग है वो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा की है, और इसका जो सौंदर्यीकरण किया गया है, इसको सजाया गया है, वो किसके द्वारा करा गया है, तो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया है ना। मूल प्रस्तावना प्रेम बिहारी नारायण राजदारा द्वारा लिखा गया है और राम मनोहर सिन्हा द्वारा जो है इसको सजाया गया है। और इसके बाद जो हिंदी संस्करण है उसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो उसको बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा लिखा गया है और नंदलाल बोस ने इसको सजाया है। इस तरीके से यहाँ पर खत्म होती है हमारे संविधान की हिस्ट्री, कैसे बना, क्या है, किस कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन कौन सी स्थितियां आई, कांग्रेस की भूमिका क्या थी, ये सारी बातें हमें समझ में आ गई होंगी। अब आज हम किस नंबर का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो 74th नंबर का हम अपना गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं 26 जनवरी 2023 को। ओके, गणतंत्र दिवस की में पहली बार मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया है। ये शामिल हुए हैं 180 सदस्यीय मजबूत सैन्य दल के साथ में, इस सैन्य दल ने गणतंत्र दिवस के परेड में भी भाग लिया है। इसी के साथ में ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आई होप कि आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया कंटेंट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। साथ ही टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो जो कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं मटेरियल मेरे द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है, तो पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। तो आप जाकर वहाँ से मटेरियल को पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।